हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं सीटेट की क्लास और सीटेट के लिए आज हम करने वाले हैं हिंदी की क्लास। ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है और आपकी पेपर में पूछी जाती है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज। साथ ही अगर आप कोई अलग लैंग्वेज चुनते हैं तो वो आपसे पूछी जाती है और इसकी जो पेडागोजी होती है काफ़ी टफ होती है। अगर आपने पेडागोजी में अपनी अच्छी कमांड बना ली है तो साथ ही आपको सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी अपनी कमांड बनानी होगी, तभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कुछ टिपिकल वर्ड। जो टिपिकल वर्ड यहाँ पर आपके साथ मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, इन पर आधारित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ये टिपिकल वर्ड। अगर आपने इन पर अपनी कमांड बना ली है तो आप अपने हिंदी पेडागोजी में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। यहाँ पर पहला वर्ड दिया हुआ है एक्स्ट्रापोलेटिव। एक्स्ट्रापोलेटिव क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। एक्स्ट्रापोलेटिव अगर हम किसी की व्याख्या करते हैं और उसको गहनता के साथ करते हैं, उसमें डीपली चले जाते हैं, तो वो होता है एक्स्ट्रापोलेटिव। अगर आपसे मैं पूछती हूँ कि कौन हमारा प्रधानमंत्री बनने वाला है या उसमें क्या गुण होने चाहिए, तो आप कैसे बताएंगे। तो आप बता देंगे कि पिछले उसके कार्य कैसे थे और आगे आपको कौन कौन सी मांगे उससे रखनी है, क्या कार्य नए प्रधानमंत्री से आपको कराने हैं, उसके आधार पर आप गहनता से उसकी व्याख्या करेंगे। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है एक्स्ट्रापोलेटिव की। यहाँ क्वेश्चन में दिया है, छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया है। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिएगा। तो 120 शब्दों में आपको एक पत्र लिखना है, किसी की प्रशंसा करनी है, उसके दुखों और कठिनाइयों से उबरने में जो उसने साहस दिखाया है उसके लिए। तो यहाँ पर इसके लिए आप कौन से वर्ड का यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो आप बात करेंगे उसके लिए एक्स्ट्रापोलेटिव वर्ड की बात यहाँ करेंगे। आप उसकी गहनता से तारीफ करेंगे, अपने शब्दों को गहनता से रखेंगे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आपको समझ आया एक्स्ट्रापोलेटिव क्या है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद मीना उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। तो पहले वह क्या करती है, उनको कहानी सुनाती है, उसके बाद फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से कहती है कि इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। जो उसने कहानी सुनाई है, जो कार्ड दिए हैं, वो उससे रिलेट करते हैं और उनको उसी के क्रम में व्यवस्थित करना है। मीना उनके किस कौशल का आकलन कर रही है। तो मीना जो है यहाँ पर बच्चों के किस कौशल का आकलन करना चाह रही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पठन नहीं होगा, वाचन नहीं होगा, साकार कल्पना करना भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्योंकि वह क्या कर रही है, पहले अपने बच्चों को कहानी सुना रही है, अर्थात बच्चे सुन रहे हैं तो उनका श्रवण कौशल यहाँ पर विकसित हो रहा है। अगर बच्चों ने कहानी को सही से सुना है तो वह फ्लैश कार्ड को सही क्रम में लगा देंगे। तो यहाँ पर श्रवण कौशल का वह आकलन कर रही है। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो यह क्या कहलाएगा। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, बच्चे जो है पठन सामग्री है उसको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साथ ही सूचनाओं का आदान प्रदान करके अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, प्रभाव के साथ पाठ्य सामग्री होगी तो ये नहीं होगा। प्रभाव के साथ श्रुतलेख होगा तो श्रुतलेख भी नहीं होगा। श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। इम सिरा का मतलब होता है मूक अभिनय, अर्थात जिसमें बोला ना जाए, मूक तरह से अभिनय किया जाए, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिक्सा श्रुतलेख। अब ये जिक्सा श्रुतलेख क्या होता है, जिक्सा का मतलब हो जाता है क्या, एक तरह से पहेली को आप सोल्व करते हैं। पहेली आप इसको कह सकते हैं। आप पहेली सोल्व करते हैं तो आपको कुछ सूचनाएं दी होती हैं, उनको आप देखते हैं, फिर आपको लगता है कि इनको कहाँ पर आपको सेट करना है, कहाँ ये सही जगह जाएंगी, उसी के हिसाब से आप सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तत्पश्चात आप क्या कर लेते हैं, अपनी पहेली को सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये जिक्सा श्रुतलेख कहलाता है, जिक्सा कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, कल मुझे जालंधर जाना था पर मेरी ट्रेन मिस हो गई। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया है हिंदी में और आगे इसमें मिस वर्ड आया है जो इंग्लिश का वर्ड है। तो इसमें क्या है, यह वाक्य किस तरह का उदाहरण है ये बताना है। तो ये कोड मिश्रण है, एक कोड से दूसरे कोड में जाना है, कोड परिवर्तन है या कोड में भिन्नता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है यहाँ पर कोड मिश्रण। जब हम एक भाषा का प्रयोग करते समय उसमें किसी और भाषा के वर्ड का यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि कल मुझे जालंधर जाना था पर मेरी ट्रेन मिस हो गई। तो ट्रेन और मिस होना ये दोनों इंग्लिश के वर्ड हैं।
इसमें हमने हिंदी भाषा में इंग्लिश भाषा को मिक्स कर लिया है, तो ये कहलाता है कोड मिश्रण। एक कोड से दूसरे कोड में जाना, अर्थात पहले आप बिल्कुल हिंदी बोल रहे हैं, उसके बाद पूरे सेंटेंस इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो ये होता है एक कोड से दूसरे कोड में जाना। कोड परिवर्तन क्या होता है? कोड परिवर्तन भी इसी तरह से होता है, पहले आपने हिंदी बोली, फिर आपने इंग्लिश बोली और फिर आपने हिंदी बोली, तो इस तरह से क्या होता है, ये कोड परिवर्तन कहलाता है। और कोड में भिन्नता क्या, अगर आप हिंदी ही बोल रहे हैं, उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, आप इंग्लिश अच्छे से बोल रहे हैं, उसमें आपकी अच्छी पकड़ है, तो ये क्या कहलाता है, ये कोड में भिन्नता कहलाता है। अर्थात आप अलग अलग भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, अपने कोड के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है, ये कोड मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ श्रव्य पुस्तकें और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही योग्यताओं का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें भी होनी चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है स्पर्शग्राही की। स्पर्शग्राही क्या होता है? ये होता है टैक्टाइल, अर्थात बच्चे क्या हैं, चीज़ों को स्पर्श करके अपनी समझ को बढ़ा सकें, उनको जान सकें, वो क्या पढ़ रहे हैं, उनको स्पर्श करके भी ये पता चल सके कि वो एक सेब देख रहे हैं, वो एप्पल को देख रहे हैं, वो एक यहाँ पर एक ट्रायंगल को पढ़ रहे हैं, तो वो सेब को छूकर भी पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों को इस्तेमाल के लिए दी जानी चाहिए, ऐसी पुस्तकें उनके लिए होनी चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं, अर्थात इस तरह की जो पुस्तकें होती हैं वो अलग अलग तरह के बच्चों को सीखने में मदद करती हैं। बच्चे सुनने वाली पुस्तक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी पुस्तक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें क्या है, स्पर्शग्राही योग्यताओं वाले शब्द उनको दिए जा रहे हैं, सेप दी जा रही हैं, तो बच्चे जो हैं उनको आसानी से सीख रहे हैं, अर्थात उनके अधिगम जो है वो सुलभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर अधूरे अधूरे वाक्य लिख कर देती है। एक शिक्षिका क्या कर रही है, वह बच्चों को वाक्य विन्यास सिखा रही है, अर्थात बच्चों को जो वह सेंटेंस दे रही है वह अधूरे लिख कर दे रही है। एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि वह रिक्त स्थान उनको करने के लिए दे रही है, या उसने एक सेंटेंस लिख दिया है और उसको पूरा करने के लिए वह बोल रही है। विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को सही भाग से जोड़ना है। कक्षा में ऐसी गतिविधि कराने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो वह ऐसी गतिविधि क्यों करा रही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना चाह रही है। वह क्या चाह रही है, बच्चे जो है वाक्य को पूरा करें। जैसा कि उसने एक बच्चे को वाक्य दिया, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री कौन है, तो ये नाम बताना है, और दूसरे वाक्य में उसने दे दिया है श्री नरेंद्र मोदी। तो इसको अगर हम विन्यास करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री का नाम फिल हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है जिनका कोई आकार प्रतिरूप नहीं है। एक बच्चा क्या कर रहा है, उसने अभी प्रवेश लिया है कक्षा में, और वह क्या करता है, इस तरह की आड़ी टेढ़ी लाइन जो है वह खींचता रहता है, जिनका ना तो कोई आकार है ना ही कोई प्रतिरूप है। बच्चों के भाषा विकास में इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? तो बच्चों के भाषा विकास में यह कार्य क्या कहलाता है? तो सबसे पहले आपने देखा होगा, जब बच्चा लिखना प्रारंभ करता है तो वह लिख नहीं पाता है, आड़ी टेढ़ी लाइनें ही खींचता है। तो ये आड़ी टेढ़ी लाइनों की ही बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये क्या कहलाता है? यहाँ पर बात हो रही है साक्षरता की, लिटरेसी की। तो ये कहलाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। आरंभिक साक्षरता इसको कहेंगे, अर्थात बच्चा अनौपचारिक शिक्षा यहाँ पर ग्रहण कर रहा है, इसका कोई यहाँ पर प्रतिरूप नहीं होता है। आड़ी टेढ़ी लाइन खींचना, स्क्रैबलिंग करना, ये कहलाता है आरंभिक साक्षरता। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, जब पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाएं, यह किस पर आधारित होगा? तो यह किस पर आधारित होगा जब प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाने की बात होती है? तो ये कहलाता है रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंबन और गहन चिंतन, ये दोनों कहलाता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंबन और गहन चिंतन आप समझ सकते हैं क्या होता है। जब हम किसी निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाते हैं, अर्थात हम अपनी चीज़ों में उसको अप्लाई करते हैं, धारण करते हैं। मान लीजिए हमने भी ट्रायंगल पढ़ा है और ट्रायंगल की हमने परिभाषा भी जान ली है, ट्रायंगल क्या होता है ये भी जान लिया है, उसको हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। हम 3 भुजाओं वाली आकृति को या त्रिकोणी चीज़ों को हम जान सकते हैं कि वो क्या कहलाती हैं, वो एक ट्रायंगल है, हम त्रिकोण को जानते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, यहाँ पर हम अपने रिफ्लेक्शन का यूज़ कर रहे हैं, साथ ही अपने मूल्यांकन और प्रतिबिंबन का भी कर रहे हैं। आपने एक लेसन रीड किया है, आप उसका गहन
अध्ययन कर रहे हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने उसका गहन अध्ययन किया है तो आप उसके मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं, MCQ आप उसके सोल्व कर सकते हैं क्योंकि आपने उसका गहन चिंतन किया है। अगर आप ये कर रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, मूल्यांकन और प्रतिबिंबन के अंतर्गत ये आता है। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है परभाषा व्यवहार या ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है। तो परभाषा व्यवहार की बात हो रही है, ट्रांस लैंग्वेजिंग की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये क्या होता है, एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया कहलाती है। आपकी एक कक्षा है और उसमें क्या है, एक से अधिक भाषाओं को कैसे लिया जाता है, एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया कहलाती है, इसको परभाषा कहते हैं। तो परभाषा आप समझ गए होंगे क्या होता है। एक कक्षा में एक बच्चा हिंदी बोल रहा है, एक पंजाबी बोल रहा है, तो आप इसको एक संसाधन के रूप में लेंगे। जिस बच्चे को हिंदी आती है वो पंजाबी वाले बच्चे से अगर बात करेगा तो उसको पंजाबी भी समझ आएगी और पंजाबी वाले बच्चे को थोड़ी हिंदी समझ आएगी। तो इस तरह से भाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो ये परभाषा कहलाता है, ट्रांस लैंग्वेजिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया है स्वनिम जागरूकता इस बात की समझ है कि किस बात की समझ होती है। सबसे पहले तो आप जान लेंगे स्वनिम ही क्या होता है। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई की बात यहाँ पर की जा रही है। तो भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, स्वनिम कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा आम, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं राम, तो इसमें ये जो आ का साउंड आ रहा है तो ये क्या है, ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। तो इसमें क्या होता है, भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है और स्थिति के अनुसार ढाला जा सकता है। हमने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर आ का साउंड आ रहा है तो हम इससे आम भी लिख सकते हैं, राम भी लिख सकते हैं, अर्थात स्थिति के अनुसार ढाल सकते हैं और इनको पृथक भी कर सकते हैं और साथ ही ध्वनि को पहचान भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है ग्राह्य शब्द भंडार वे शब्द भंडार हैं जिन्हें। तो ग्राह्य शब्द भंडार क्या होते हैं, जिनको ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर बात हो रही है ग्राह्य की, अर्थात ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करना। तो ग्रहण आप कैसे करते हैं, सुनकर देखकर चीज़ों को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो जब कोई सुनता है, जब कोई देखता है, तब वह क्या करता है, वह ग्रहण करता है, अर्थात शब्दों की पहचान कर सकता है या शब्दों को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है ये ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। तो सही क्या है, यहाँ पर होल लैंग्वेज अप्रोच की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसमें देख लेंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसका मतलब क्या होता है, होल लैंग्वेज अप्रोच की बात हो रही है, अर्थात क्या हो रही है, अर्थ निर्माण की बात यहाँ पर की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर बच्चा अपने हिसाब से सीखता है, अपने तरीके से सीखता है, तो ये पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण ध्वनियों को आरंभ करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये गलत है। सी में दिया है समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। तो यहाँ आपको बताया मैंने कि अर्थ निर्माण पर आधारित है, तो ये रचनावाद पर निर्धारित है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ए और सी ऑप्शन जो हैं ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए और सी करेक्ट हो जाएंगे तथा ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है। तो पॉइंट नंबर जो 2 है ये करेक्ट है, ए सी सही है तथा बी गलत। इसी के साथ हिंदी पेडागोजी की ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। यहाँ पर हम कर रहे हैं सीटेट जुलाई के लिए क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख लीजिए। कल हम करने वाले हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। बाकी बचे हुए जो ये हार्ड वर्ड हैं, कठिन वर्ड हैं, ये हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी।